सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। सुबह के 7 बज रहे हैं, सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। तो आज मैं लेके आया हूँ जीके और जीएस की क्लास दोस्तों। जीके और जीएस की जो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो देखते हैं बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चनों को, क्योंकि हम टाइम नहीं खोटा करना चाहते। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाने वाला वाद्य यंत्र कौन है। अर्थात बिंदा दीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ऑप्शन ए सारंगी, ऑप्शन बी वायलिन, ऑप्शन सी मृदंग, ऑप्शन डी संतूर। तो आपका आंसर हो जाएगा सारंगी। ये क्या बजाते हैं बेटा? सारंगी बजाते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सारंगी बजाता है हम देखते हैं थोड़ा। तो आप बताएंगे राम नारायण भी सारंगी बजाते हैं, राम नारायण भी सारंगी बजाते हैं बेटा। इसके अलावा आशिक अली खां, आशिक अली खां भी बजाते हैं बेटा, आशिक अली खां बजाते हैं। तो आप याद रखिएगा, एक आशिक अली व्यक्ति हैं वो भी बजाते हैं। सावरी खान हो गए, सावरी खान वो भी बजाते हैं। इसके अलावा संतोषी मिश्रा वो भी सारंगी बजाते हैं बेटा। और इसके अलावा ध्रुव घोष हो गए, कौन बेटा? तो आप बताएंगे ध्रुव घोष भी बजाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा बेटा, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहा। और क्वेश्चन क्या कह रहा? नृतत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। नृतत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। ऑप्शन ए स्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन बी बहुकारक का सिद्धांत, ऑप्शन सी व्यक्तिगत गुणों का व स्थिति का सिद्धांत, ऑप्शन डी अनुवांशिक का सिद्धांत। तो आप बताएंगे इसका होगा ऑप्शन बी बहुकारक का सिद्धांत। क्या हो गया? बहुकारक का सिद्धांत। और इसका प्रतिपादन किसने किया था? एक प्रोफेसर थे जिनका क्या नाम था? उनका नाम था वस्टर्न। क्या नाम था? वस्टर्न नाम था उनका बेटा, वस्टर्न उनका नाम था। उन्होंने ही ये सिद्धांत दिया था। ओके, याद रखिएगा। और इस सिद्धांत के बारे में उन्हीं ने बताया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा और ये हमारा है करंट अफेयर क्वेश्चन। 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया था। ऑप्शन है जेट टेक्नोलॉजीज़ ने, स्काई एयर ने, इन्फोसिस ने, इन्फोएट्स इंडिया ने। तो आपकी जो स्काई एयर कंपनी है इसी ने ये लॉन्च किया था। तो भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था? तो आप बताएंगे कि ये स्काई एयर ने लॉन्च किया था। ओके, अगला देखते हैं। चौथा क्वेश्चन ये हमारा रहा और चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आप देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन्ड अधिकारी होता है। अर्थात कौन सा अधिकारी होता है? जनरल, एयर चीफ मार्शल, एडमिरल या उप लेफ्टिनेंट। तो आप बताएंगे कि एडमिरल जो होता है भारतीय नौसेना के लिए का अधिकारी या रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है। भारतीय नौसेना का मुख्यालय, आपसे पूछे भारतीय नौसेना तो आप बताएंगे इसका मुख्यालय बेटा दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा 5वां। और आप बताइए, कह रहा है फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया था। इसका कहना था कि एक फैमिली एक वन आईडी, और ये किसने लॉन्च किया था? बिहार ने या उत्तर प्रदेश ने
ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने, ऑप्शन डी केरल ने। तो आप क्या बताएंगे? इसका ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं बेटा, 80 लोकसभा सीटें हैं। और राज्यसभा की 31 हैं बेटा, राज्यसभा की 31 हैं। विधानसभा की आपसे पूछा 400, विधानसभा की आपसे पूछे तो आप बताएंगे 403। विधान परिषद की आपसे पूछे जहाँ विधान परिषद की, तो आप बताएंगे कितनी बेटा? तो बताएंगे 100 हैं। ओके, तो इस तरह तो ये जो लॉन्च किया गया था वन फैमिली वन आईडी निर्माण पोर्टल, इस पोर्टल के प्रति परिवार एक नौकरी प्रस्ताव को लागू करने के लिए एक इकाई के रूप में परिवार की पहचान लागू करने के लिए चलाई गई थी। ओके, मतलब वन फैमिली वन नौकरी के लिए चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी की 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या सही है? क्या सही आपको बताना है। पहला कह रहा है 11 सूत्री में ये कह रहा है कि रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, अर्थात रुपया जो डॉलर का विनिमय दर उसकी अपेक्षा इस मुद्रा का मूल्य कम करना। आप 2 भू राजस्व में 50% कमी करना था। ऑप्शन सी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना था। तो इसका बताइए इसमें क्या था? तो मैं बताता हूँ कि जी 31 जनवरी 1930 को 31 जनवरी 1930 को ये घटना हुई थी और इसमें 11 सूत्री मांग रखी गई थी। 11 सूत्री भू राजस्व कौन कौन थी? तो भू राजस्व वाली ये मांग उसमें थी, गांधी जी ने रखा था। डाक बिल पास करने के लिए भी रखा गया था। तो इस हिसाब से देखा जाए और तटीय यातायात को लागू करने की बात की गई थी। तो इस हिसाब से इसका हो जाएगा 6 का बी, अर्थात 2 और 3 मांगे रखी गई थी। राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही गई थी, भू राजस्व की बात की गई थी, ये बात की गई थी। इसके अलावा कुछ और भी बातें की गई थी। तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कौन कौन थी। और ये तो मान लो ये दोनों थी, ये तो थी ही। इसके अलावा क्या क्या थी? डाक आरक्षण बिल पास किए गए थे। क्या बेटा? एक और जैसे डाक पूरे 11 थे, डाक आरक्षण बिल पास किया गया था, बिल पास, ये भी एक मांग थी। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए, ये भी रखा था उन्होंने। और इसके अलावा और भी बहुत सी मांगे थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा। अब आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन होता है? अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में वो दिन छोटा होगा, जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। तो ये आपको बताना है कि सबसे छोटा दिन कौन सा होगा। तो आपको समझ दक्षिण गोलार्ध, तो आप देखेंगे 22 दिसंबर ऑप्शन दिया है, बी 21 जून दिया है, सी 21 मार्च दिया है, ऑप्शन डी 23। तो आप देखेंगे उत्तर भारत में, जैसे हमारे उत्तर भारत उत्तरी गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, तो उत्तर हमारा जो भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है। तो दक्षिण भारत में 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा। भाई यहाँ बड़ा तो फिर विपरीत में छोटा हो जाएगा। ओके, हमारे यहाँ 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है और 22 दिसंबर को छोटी हमारे सबसे बड़ी रात होती। तो 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात बड़ी। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। ये रहा, कह रहा अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है बेटा। किसके पास? तो आप बताएंगे ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होती है, अर्थात किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ओके, तो आप याद रखिएगा ये किसके पास शक्ति होती है। और ये संविधान के 5वीं अनुसूची में है। संविधान के 5वीं, आप देखोगे 5वीं अनुसूची में जिसका जिक्र है अनुसूची कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन रहा हमारा 9वां। ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन बच्चों। ये कह रहा फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है?
अर्थात फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं हमारे, उन्होंने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है? तो हम देखते हैं इसका नाम क्या। तो जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कौन चलाया था? ऑप्शन ए जादुई पिटारा, ऑप्शन बी जादुई खजाना, ऑप्शन सी जादुई पुस्तक, इनमें से कौन है? तो उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जादुई पिटारा नामक ऐप चलाया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रह गया 10वां क्वेश्चन। कह रहा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती? अनुच्छेद 123 के तहत ऑप्शन बी अनुच्छेद 211, ऑप्शन सी अनुच्छेद 223, ऑप्शन डी 212। तो अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को ये अधिकार होता है अध्यादेश जारी करने के राज्यों में, जबकि 123 के तहत राष्ट्रपति के पास ये अधिकार रहता है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास अधिकार रहता है। ओके, और अध्यादेश कितने दिन का होता है? तो आप बताएंगे अध्यादेश जो होता है बेटा, तो कितने 6 माह तक जारी रहता है। कितने? 6 माह। तो आप याद रखिए 6 माह तक अध्यादेश जारी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है? द ब्रोकन, ऑप्शन ए, द बी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ऑप्शन डी सी, द गोल्डन बर्ड, ऑप्शन डी द बर्ड ऑफ टाइम। तो ये तीनों तो लिखी है किसके द्वारा? सरोजिनी नायडू द्वारा, जबकि ये नहीं लिखी है। ये किसके लिए? ग्रीक ब्रदर द्वारा लिखी गई, ग्रीक ब्रदर्स द्वारा लिखी गई है ये किताब। ओके, ये हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती का प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए, नकदी और खाद्य फसलों के साथ साथ खेती करना, बी, दो या दो से अधिक फसलों की एक साथ खेती करना, ऑप्शन सी, पशुपालन और फसल उत्पादन एक साथ करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका सी, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना ही मिश्रित खेती कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते 13वां। ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा महिलाओं के लिए प्रकाशित किया जाता है? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी, झारखंड, ऑप्शन सी, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो ये बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की रीवा जिला से संपादित होता है और ये 2008 से चल रहा है। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला 14वां क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था? ऑप्शन ए, गुरु अंगद, ऑप्शन बी, रामदास, ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी, हरराय। तो इसका गुरु अर्जुन देव ने किया था। ओके, और अर्जुन देव की हत्या किसने करवा दी थी? तो खुसरो की सहायता करने तो जहांगीर ने, फांसी चढ़वा दिया था इन्हें, जहांगीर ने ऐसा किया था। ओके, आगे देखते हैं। पूछ रहा आपसे तुलु के राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए, नरसा नायक, ऑप्शन बी, कृष्णदेव राय, ऑप्शन सी, अच्युत राय, ऑप्शन डी, वीर नरसिंह। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा वीर नरसिंह, और 1505 से ये 1570 तक रहा है, और ये नरसा नायक का पुत्र था। नरसा नायक का पुत्र था, इसी ने इसकी स्थापना की थी दक्षिण भारत संगम वंश में, विजयनगर साम्राज्य में। अलग ओके, अगला, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? ऑप्शन ए, फिरदौस शाह, ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी, ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी, महमूद गजनवी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये मोहम्मद बिन कासिम था। 711 में ईस्वी पे इसने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था बेटा? तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ आक्रमण? सिंध में, सिंध प्रांत में। अब हमारा जो सिंध प्रांत पाकिस्तान वाला पहले भारत का था, वहीं पर इसने आक्रमण किया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, कह रहा निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? उपवेद नहीं है। धनुर्वेद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, शस्त्र शास्त्र, ऑप्शन डी, आयुर्वेद, ऑप्शन डी, योग वेद। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा योग वेद, ये नहीं है, जबकि बाकी हैं। तो धनुर्वेद, शासन वेद, आयुर्वेद उपवेद हैं, बाकी तीनों उपवेद हैं, ये उपवेद नहीं है। ओके, आगे देखते हैं। कह रहा है, ये रहा स्ट्रॉन्ग, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षारक सूचक है?
लिटमस हल्दी। अब देखो लिटमस क्या करता है और छलनी का ये क्या है, प्राकृतिक अम्ल क्षारक है पूछ रहा है। तो आपको लिटमस तथा हल्दी दोनों क्या हैं, प्राकृतिक अम्ल सूचक हैं। तो लिटमस और हल्दी दोनों प्राकृतिक अम्ल क्षारक हैं। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा ये बी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 19वां क्वेश्चन हमारा। कह रहा निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है। मतलब भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह है और यह होती है भूमध्य रेखा या जीरो अक्षांश रेखा। तो किन देशों से होकर गुजरती है आपको बताना है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ज़म्बिया, मलेशिया। ऑप्शन बी कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, केन्या, कोलंबिया। ऑप्शन बी ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया। ऑप्शन डी वेनेजुला, इथोपिया और इंडोनेशिया। तो वेनेजुला, इंडोनेशिया, इथोपिया, इसकी राजधानी अदिस अबाबा है, और इंडोनेशिया। तो कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा बताइए। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये तीनों देश भूमध्य रेखा से होकर, भूमध्य रेखा इन देशों से होकर गुजरती है। पूरे अगर विश्व की बात करूं तो कुल 13 देश हैं जो विषुवत रेखा जहां से गुजरती है। ओके, तो आप याद रखिएगा, मैं एक बार बता दे रहा हूं। साओ टोम और प्रिंसेस, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मालदीव, किरबाटी, इक्वाडोर, ब्राज़ील। तो इस तरह पूरे 13 देश हैं। आगे देखते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि हेमिस गुप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है। हेमिस गुप्पा मठ कहाँ पर स्थित है। तो आप बताएंगे गैंगटॉक में, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में हेमिस मठ। हेमिस कहाँ है, लद्दाख में। थिप्पू या बोधगया या डी लद्दाख में। तो आप बताएंगे हेमिस गुप्पा मठ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये लद्दाख में स्थित है। ओके, अब बात करते हैं। कह रहा है भारत का चुनाव आयोग पहली बार कब बहुसदस्यीय निकाय था, अर्थात कई सदस्य थे। 1985, 1994, 1989, 1995। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1989 में बहुसदस्यीय था। ओके, याद रखिएगा। तब कार्यकाल 1 जनवरी 1990 तक चला था, 16 अक्टूबर 1989 तक। ओके, और इसकी स्थापना 25, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। ओके, याद रखिएगा, तब 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। ओके, कह रहा भारत में काजू का प्रथम परिचय किन देशों ने करवाया था। काजू फल है, ड्राई फ्रूट्स, डच ने, ब्रिटिश ने, या फ्रांसीसी या पुर्तगालियों। तो काजू के बारे में हमें किसने बताया था बेटा, तो हमें पुर्तगालियों ने बताया था। और पुर्तगालियों ने हमें क्या क्या दिया था, तो आप बताएंगे तंबाकू हमें तंबाकू इन्हीं की देन है हमारे यहाँ। क्या बेटा, तंबाकू इन्होंने दिया था। मूंगफली यही हमें दे गए हैं, मूंगफली इन्हीं की देन है पुर्तगालियों की। और इसके अलावा हमें लाल मिर्च इन्होंने दिया है, लाल मिर्च खेती। टमाटर इन्हों की देन है, टमाटर इन्होंने दिया था। मकई, शकरकंद इन्हीं की देन है। क्या बेटा, शकरकंद। चीकू इन्होंने हमको दिया है। तो आप याद रखिएगा, अमरूद दिया, इसके अलावा पाइनएप्पल दिया, शरीफा इन्हीं की देन है। इसके अलावा भारत का प्रिंटिंग प्रेस ने ही भी पुर्तगालियों ने ही दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये रहा। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। बीबी गिरी, ऑप्शन ए बीबी गिरी, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी राधाकृष्णन। तो आप बताइए तो कौन थे आयरिश। अगर बताऊँ तो बीबी गिरी ऐसे व्यक्ति थे जो उन्होंने भारत के राष्ट्रपति बने और आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में
भाग लिया। कौन? और वो बीवी की डलिन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और कानून की पढ़ाई करने के दौरान जब वो आयरलैंड गए थे तब वहाँ पर वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चले गए थे। ओके, तो आप याद रखिए ये वही व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो एग्जाम में पूछा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन 6 मई, ऑप्शन 5 दिसंबर, ऑप्शन 5 जून। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा 25वां। सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। ओके, ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका। दक्षिण अमेरिका में कौन सा बेटा? तो अटकामा है, अटकामा मरुस्थल है चिली क्षेत्र में। ओके, थार का कहाँ है? थार एशिया का है और एशिया में भी भारत में है बेटा। कहाँ पर? भारत में। तो आप याद रखिए भारत में है। कालाहारी कहाँ है? तो अफ्रीका में ही है और गोबी चीन मंगोलिया में है। अगला देखते हैं, ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 15 थी। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत, इसमें 15 महिलाएं थी। ओके, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे पूछो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ स्थित है? कन्नौज में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी नोएडा में, ऑप्शन डी इटावा में। तो आप बताएंगे ये है इटावा में। ओके, अब ये रहा आपका प्रसिद्ध चरकुला नृत्य कहाँ से है? अवध से, बुंदेलखंड, रुहेलखंड या ब्रजभूमि? तो ये ब्रजभूमि में है। एक महिला यहाँ पर घड़ा लेती है, उसका होता है ये पहिया होता है रथ का पहिया, और इसमें 108 दिए रखकर डांस करती है। 108 दिए दीपक धरकर डांस करती है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 29वां, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन 2 उद्योग, ऑप्शन 3 सहकारिता। तो इसका होगा ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र का प्राथमिक के अंतर्गत आता है बेटा, प्राथमिक के अंतर्गत, और ये उद्योग द्वितीय में आता है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानखेत के कृष्ण तृतीय का संबंध किस राजवंश से था? तो राष्ट्रकूट से। ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी चेर, ऑप्शन डी गुर्जर प्रतिहार। तो आप बताएंगे कृष्ण जी मानखेत राजधानी थी राष्ट्रकूटों की, तो इससे क्या था? राष्ट्रकूटों से था। तो आप राग याद रखिए। और राष्ट्रकूट राजवंश का अंतिम महान एवं योग्य शासक कौन था? कृष्ण तृतीय था, ये अंतिम शासक था। तो आप याद रखिएगा इसको। और इसने कांचीपुरम तंजौर की विजेता की थी। अब रहा आयात निर्यात एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई? ये आपको बताना, 1981 में, 1982 में, 1985 में या 1989 में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी। ओके, अगला देखते हैं, ये रहा। और कह रहा प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? ML वलसम्मा, PT ऊषा, कमलजीत संधू के कलेश्वरी। तो आप बताएंगे कमलजीत संधू थी जिन्होंने 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीता था। और ये कब जीता था? 1970 में। कब? 1970 में उन्होंने ये जीता था। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये, कह रहा सार्क की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? सार्क जो साउथ ईस्ट एशिया का फुल फॉर्म होता है सार्क का, अगर मैं बताऊं तो सार्क की पहली बैठक बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। और कहाँ के राष्ट्रपति? तो आप बताएंगे बांग्लादेश के राष्ट्रपति के ही दिमाग की उपज मानी जाती है सार्क को। किसकी दिमाग की उपज? तो ये मानी जाती है बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउद्दीन रहमान के मानी जाती है। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी सार्क की। ओके, और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। और 8वां देश में, पूरे देश 8 हैं और 8वां देश में अफगानिस्तान शामिल हुआ था। अफगानिस्तान शामिल हुआ था, तो आप याद रखिएगा अफगानिस्तान।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 34वां का सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन की कितने ऋणायन घेरते हैं। सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल जालक में सोडियम आयन को कितने ऋणायन घेरते हैं। तो आप बताइए कि कितने घेरते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NaCl होता है बेटा, और Na पॉजिटिव होता है और Cl निगेटिव होता है। 6, 7, 8 या 9, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 6। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां, और ये रहा आपका, किस अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध से होता है। ऑप्शन 1 कृषि क्षेत्र का, ऑप्शन बी वाणिज्य क्षेत्र का, ऑप्शन सी निजी क्षेत्र का, ऑप्शन डी सहकारी क्षेत्र का। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा भुगतान खाते का संबंध वाणिज्य क्षेत्र से होता है। किससे बेटा होता है, वाणिज्य क्षेत्र से होता है। कहते हैं किसी अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन खाते का संबंध वाणिज्य क्षेत्र से होता है, अर्थात दूसरे शब्दों में भुगतान संतुलन का तात्पर्य किसी एक देश अन्य देश के निवासियों के साथ 1 वर्ष अवधि में समस्त लेन देन जो करता है उसी को कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, लौह और रक्त की नीति बेटा किसने अपनाई थी। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, बाबर ने। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ओके, यह कठोर नीति सल्तनत काल में गुलाम मनसी शासक बलबन ने चलाई थी। तो आप याद रखिएगा, मंगोल आक्रमण से रक्षा करने के लिए। आप अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, और ये आपका है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। हैदराबाद का, मदुरई का, विजयनगर का या मैसूर का। तो ऑप्शन हो जाएगा मैसूर का शासक कौन था, तो टीपू सुल्तान बेटा मैसूर का शासक हुआ करता था, और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा, संविधान का 52वां संशोधन किसके लिए संबंधित, दल बदल से, आरक्षण से, निर्वाचन से, अल्पसंख्यक से। तो इसका हो जाएगा दल बदल से, यह संबंधित है। और ये कब आया था, तो 1985 में आया था। तो बच्चे आज हमारे इतने क्वेश्चन थे, तो आप देखिए कितने आपके सही होते हैं, ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइए कमेंट करके। और ऐसी सीरीज हमारी सुबह 7 बजे आती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों सभी को।